स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में, जहाँ हम फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं और आज हम खुल के बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है आपके वो तमाम क्वेश्चन जो आपके माइंड में आते हैं वो सब सॉल्व हों। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज के पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक जॉब पर्सन हूँ, तो मुझे स्टार्टिंग करनी है इन्वेस्टमेंट से। तो इन्वेस्टमेंट मुझे किस में करना चाहिए और कितने टाइम पीरियड के लिए करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हम अभी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में हमारा जो कभी भी कोई बहुत बड़ा एक्सपेंस आए तो हमें एकदम से ऐसी वल्नरेबल स्टेट में ना हो, हमारे पास इतना फाइनेंसेस हो कि हम कोई भी सिचुएशन को अच्छे से कैटर कर पाएँ। तो रिटायरमेंट के लिए प्लान करते हैं लोग, या फिर कोई बहुत बड़ा मेजर एक्सपेंस होता है, जैसे अगर आप किड प्लान कर रहे हैं उनके लिए, या आप कोई कहीं आप ट्रैवल करना चाहते हैं उसके लिए। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, बेसिकली फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। तो डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, आप किस चीज़ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। अभी आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें एज रिटायरमेंट के टाइम के लिए। तो अगर अभी आप 30s में हो या 20s में हो और आप रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हो, तो ये बिल्कुल राइट एज है। आई थिंक यू आर 10 ईयर्स लेट, ये स्टार्ट 15 ईयर्स के एज से हो जाना चाहिए, बट क्योंकि पेरेंट्स इतने उनको नॉलेज नहीं थी, या इतना उनके पास नहीं होगा फाइनेंसेस कि वो आपके लिए सेव कर पाएँ हो ज़्यादा, तो आप आज से शुरू कर सकते हो, इसमें लेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्राइस कंपाउंड होगा, तो कंपाउंडिंग आपको पता है जितना लंबे समय के लिए होगी उतना ज़्यादा पैसा बनाएगी। तो हर 5 साल मैटर करते हैं। अगर ये चीज़ 5 साल पहले हो गई होती तो आपकी इन्वेस्टमेंट का जो रिज़ल्ट है वो डबल होता। तो सीएजीआर अगर 15-16% आप लगा रहे हो, तो हर 5 साल में अगर आपका 4 साल में पैसा डबल हो रहा है, तो सोचो अगर आपने 4 साल पहले किया होता तो जितने पैसे आपने लगाए होते वो आज डबल होते। आपको ये देखना है कि आप कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम सेव कर सकते हो। आपके जो भी एक्सपेंसेस आपको लगता है कि वो मिसलेनियस है, आपकी वो ग्रीड है, या फिर आप यूटिलिटी की जगह नहीं बल्कि शौक के लिए आप स्पेंड कर रहे हो पैसे, तो वो पैसे आपको सेव करने चाहिए। जब आप सेविंग करते हो तो आपके पास इतने पैसे बचते ही नहीं हैं कि आप वो जो बेफिजूल खर्चा है वो आप करो। तो आप जब सेविंग्स करोगे, आपको एक्स्ट्रा पैसा ही नहीं मिलेगा वेस्ट करने के लिए। जितना मैक्स से मैक्स हो सके सेव करना चाहिए। मोस्ट लोग मैंने देखे हैं 20% 30% सेव करते हैं एक्सपेंसेस के अलावा। कई लोग मैंने देखे हैं 50% सेव करते हैं। तो जितना ज़्यादा सेव करते हैं उतनी जल्दी आपकी जो कॉर्पस है वो बड़ा होगा। जितना बड़ा आपका कॉर्पस होगा उतना ज़्यादा आप अपना रिटायरमेंट अच्छे से प्लान कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कैसे करना चाहिए, जिसमें बेसिकली हम जो आज बात करने वाले हैं वो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के बारे में है। अदरवाइज़ इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हम प्लान करते हैं, और डाइवर्सिफ़ाई करना चाहिए अपना पोर्टफोलियो प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, बॉन्ड्स में। देन उसके बाद आप कई सारी ऐसी चीज़ें ले सकते हो, जैसे आप मॉर्गेज पे अपना जगह दे सकते हो, मॉर्गेज पे अपना कुछ भी आपकी सर्विसेज हैं वो दे सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है। आप अदर बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हो, फ्रेंड्स के, फैमिली के, बहुत सारे तरीके हैं। बट आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो है कि म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स के थ्रू हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो गुनीत, बहुत से मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो स्कूल के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो राइट ना कमा तो नहीं रहे, लेकिन अगर उन्हें इन्वेस्ट करने का, हम्म। क्योंकि स्कूल के अंदर मेरे को लगता है आप पहले तो नहीं पढ़ाते थे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। जिन लोगों ने कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं उनको थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाता है कि करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। एंड अगर उनका मन करता है कि इन्वेस्टमेंट करना है, तो उन्हें कब से स्टार्ट कर देना चाहिए और मिनिमम कॉस्ट क्या होनी चाहिए? मिनिमम कॉस्ट 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है इन्वेस्टमेंट। आप अपना अकाउंट खोल सकते हो, और किसी भी जो आपका बैंक है उसमें खोल लीजिए। आपको ज़्यादा, क्योंकि आप अभी तो इन्वेस्ट कर नहीं रहे हो, तो इसलिए आपको कोई ऐसी कमीशंस की प्रॉब्लम तो होगी भी नहीं। तो कोई सा भी अकाउंट खोल के डीमैट, आप उसके अंदर ट्रेड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए लीजिए। उसके अंदर आप, अगर आप यंग हैं तो जितने भी स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप का मतलब होता है जहाँ पे कैपिटल कम है बट ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप यंग एज में हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्वेस्ट कीजिए स्मॉल कैप के अंदर। नेक्स्ट 5-10 ईयर्स के अंदर आपके, अगर आपने 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करा है तो 10 भी अगर कोई मेजर
बड़ी होंगी ही जब आप अच्छे में करेंगे। हाँ, गैम्बलिंग मत कीजिए, स्मॉल कैप भी उनमें कीजिए जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिनकी कंपनी ऑलरेडी आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा करेगी। मतलब कई कंपनीज होती हैं, उन्हें देख के समझ आ जाता है कि अभी तो छोटी है बट इसमें वो दम है कि ये बड़ी हो जाएगी। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ गूगल पे लिखना है कि स्मॉल कैप फंड, और उसके अंदर जो भी टॉप 5 फंड्स आप देखिए और उन्होंने देखिए कौन सी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है आपको, और थोड़ा-सा रिसर्च कीजिए कि उनमें से आपको कंपनी कौन-सी अच्छी लग रही है। थोड़ा-सा उनके बारे में पढ़िए, उनके क्या ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, किसकी कंपनी है, कौन-सी फ़ील्ड में है। बस इतना सब कुछ करने के बाद आपको उनके पर्सनल जो शेयर्स हैं, वो जो कंपनीज़ एक म्यूचुअल फंड के अंदर होंगी, उन्होंने जिसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, आप उनके अंदर इन्वेस्ट कीजिए और आप देखोगे कि आपको ऐसी 50 टू 100 कंपनीज़ के अंदर थोड़े-थोड़े 1-2 शेयर, 4 शेयर, 5 शेयर धीरे-धीरे 5 साल के अंदर इकट्ठे करने हैं। उसके बाद आप जब थोड़े से बड़े होंगे तो अपना स्टाइल पूरे तरीके से चेंज कर सकते हैं। आप मिड कैप, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बट अभी आप छोटे हैं और इंडिया का ऐसा टाइम है जहाँ पे नई कंपनीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं और बहुत सारे नए सेक्टर्स निकल के आ रहे हैं। तो स्मॉल कैप के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आप अभी रिस्क टेकर हो, आप पैसे कम इन्वेस्ट कर रहे हो। ये मत सोचना कि आप उससे ट्रिप प्लान करोगे, आईफ़ोन परचेज़ करोगे या मैकबुक लोगे या बाइक लोगे। उसको ये सोचना कि आप उसके थ्रू जब आप 35 के हो जाओगे तब फॉरेन टूर करोगे। तो 15 साल, 20 साल का लेके चलो इन्वेस्टमेंट का एक प्लान। ओके। अच्छा, तो ये हमने बात करी स्टूडेंट्स के बारे में। अब यही सेम चीज़ अगर मैं इसको टेक करके थोड़ा-सा क्वेश्चन को हम करते हैं जॉब पर्सन के लिए। तो क्योंकि जो जॉब पर्सन्स होते हैं वो उनकी एक अच्छी अमाउंट होता है, एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो उनको कितने इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहिए? एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी की सैलरी है 50,000 एंड वो अपने पूरा एक्सपेंसेस वगैरह कर लेता है और 30,000 तक का उसका पूरा मान लेता है कि सारा खर्चा अपने खुद की नीड्स वगैरह वो पूरी कर पा रहा है। उसमें से वो 20,000 रुपीज़ उसके बचते हैं। अब उसको इन्वेस्ट करना है, तो कौन सी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकता है और जहाँ से उसको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही हो? सबसे पहले तो आपको एक माइंडसेट अपना बनाना पड़ेगा कि जो चीज़ आप खरीद लोगे वो कभी आप दोबारा बेचोगे नहीं, चाहे वो लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, पहली चीज़। एग्जांपल? एग्ज़ाम्पल, आपने किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करा आज, आपको मैंने कोई म्यूचुअल फंड बताया या किसी ने बताया, आपने समझा या आपको अच्छा लगा और आपने उसके अंदर इन्वेस्ट करा और आपने सपोज़ कीजिए उसके अंदर धीरे-धीरे करते हुए 50,000 इन्वेस्ट कर दिए और आप देख रहे हो 1.5 साल बाद वो 1.5 लाख हो गए, यानी 3 टाइम्स हो गए 1 साल में, और ऐसा होता है, अक्सर होता है। अब आपको जब भी कहीं जाना है, आपको वो 1 लाख याद आता रहेगा जो आपने ऊपर से उसमें प्रॉफ़िट किया है। आपको लगेगा कि उसको मैं निकाल के 50,000 तो पड़े रहेंगे, मैं अपना खर्चा निकाल लेता हूँ। ये गलती नहीं करनी, अदरवाइज़ कभी भी बड़ा कॉर्पस बिल्ड नहीं कर पाओगे आप। और इसको आप सिर्फ तभी करना, उसमें से तभी प्रॉफिट निकालना जब ऐसी सिचुएशन हो कि आपके पास और कहीं पैसे है ही नहीं और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक आपको यूटिलिटी ना हो कि भाई किसी का इलाज करवाना है या कुछ ईएमआई रह गई वो पे करनी है, कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई, उस सिचुएशन के अलावा वैसे तो उस सिचुएशन के लिए भी ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ये सिर्फ रिटायरमेंट के लिए होती है। उसके लिए इंश्योरेंस होती है, किसी की बीमारी हो जाए, ठीक है, ईएमआई आप लेते हो तो आप अच्छे से फाइनेंशियली प्लान करके लेते हो कि आप पूरी निकाल पाओगे। बट फिर भी इन वर्स्ट केस सिनेरियो ये सिर्फ तभी निकालना है जब बहुत ज़्यादा आपकी हालत ख़राब हो। तो इसमें आपको सेविंग्स कैसे करनी है वो बात करते हैं। अगर सपोज़ करो आप 20,000 अ मंथ सेव कर रहे हो और आज की सिचुएशन में 2025 में अगर आप सेव करना चाह रहे हो या 26 में सेव करना चाह रहे हो, आपको थोड़ा-सा ना पहले के तरीके में और आज के तरीके में चेंज है। एक्चुअली जो सारी गवर्नमेंट है, यूएस, रशिया, इंडिया एंड यूक्रेन, चाइना, ये सब बड़े जो देश हैं जो अभी जो ब्रिक्स बनने जा रही है, यहाँ पे सब जगह ना थोड़ा कम्युनिस्ट सोच के लोग हैं। तो बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है मार्केट्स के अंदर। मार्केट बहुत ज़्यादा बूम कर रही है बिकॉज़ दे ऑल अर्न थ्रू द सेम थिंग, दैट्स स्टॉक मार्केट। इसीलिए मार्केट बूम कर रही है। बट आपको थोड़ा-सा पहले क्या था, 80% 90% लोग स्टॉक्स म्यूचुअल फंड में डालते थे, 10% को डिवाइड करके बाकी चीज़ों में डालते थे। लेकिन आज के टाइम में मैं आपको कहूँगा कि आप एटलीस्ट 40% आप अदर एसेट्स में डालो, लाइक गोल्ड एंड प्रॉपर्टी,
एंड प्रॉपर्टी में एक साथ तो आपका कुछ नहीं आएगा, तो प्रॉपर्टी के लिए सेव करते रहो। 40% में से 20% गोल्ड, 20% फॉर योर इन्वेस्टमेंट इन योर प्रॉपर्टी, एंड बाकी 60% यू शुड इन्वेस्ट इन 60% में भी आप 40% जो है उसका आप स्टॉक्स में डालो, 60% जो उसका बचा है वो म्यूचुअल फंड्स में डालो। जो 60% बचा है उसको भी 2 पार्ट्स में डिसाइड कर लो 40-60 के रेशो में। तो जब आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप 4 कैटेगरीज से 5 कैटेगरीज को पकड़ो, और 5 कैटेगरीज के अंदर हर कैटेगरी में 2 से 3 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। पहली कैटेगरी है जिसके अंदर थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स आते हैं, जैसे थीम बेस्ड होते हैं, ईवी आ रही है, ठीक है, आप कमोडिटीज़ के रिलेटेड होते हैं, देन उसके बाद जैसे एविएशन सेक्टर है उसकी होती है। तो ये सेक्टर जो थीम बेस्ड होते हैं उसको थीमेटिक बोलते हैं। जो आपको लगता है टॉप थीम्स हैं उसमें 3 अलग अलग थीम के म्यूचुअल फंड्स लो। देन एक आता है आपका स्मॉल कैप, वो आपको पता ही है कि छोटे म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं जिनके अंदर कैपिटल जो बहुत ज़्यादा नहीं है अभी बट अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। स्मॉल कैप, देन एक मिड कैप, एक लार्ज कैप, ये तीनों में आप इन्वेस्ट करो अलग अलग। एक थीमेटिक मैंने आपको बताया, और उसके बाद जो लास्ट बचता है वो है बाहर की जो इकोनॉमीज़ है, जैसे यूएस इकोनॉमी है उसके आपको म्यूचुअल फंड मिल जाएगा, जैसे नास्डैक है, S&P 500 है, इनके डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स हैं, इंडिया में ही अवेलेबल हैं, उनके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपका पर्पस थोड़ा सा बढ़ गया है, आप 20,000 की जगह अब आप 40,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ी सी फील्ड्स बढ़ जाएंगी। जैसे अब आप इन्वेस्ट करोगे बैंक्स के जो म्यूचुअल फंड्स होंगे, जो बैंकिंग सेक्टर के हैं, फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, देन उसके बाद एक आता है जो काफ़ी अलग म्यूचुअल फंड्स होते हैं, किसी भी कैटेगरी के अंदर लाई नहीं करते, जैसे रिसेंटली लिस्टेड IPO एक म्यूचुअल फंड है, ये बहुत अमेजिंग रिटर्न्स दे रहा है, ठीक है। ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो अभी किसी कैटेगरी के अंदर लाई डाउन नहीं करते, बहुत अच्छे हैं और हमारी इकोनॉमी को देखते हुए बहुत सूटेबल हैं। तो जब आपकी कॉर्पस बढ़ जाएगा तो उन थीम्स की तरफ आप बढ़ सकते हो, बट अदरवाइज़ ये 5 थीम्स की तरफ आप बढ़ोगे। स्टॉक्स जो आपके 40% मैंने आपको बताया है, उसके अंदर आप स्टॉक्स को डिवाइड करो थीम्स के हिसाब से। आप देखो आपको फ्यूचर किस चीज़ में दिख रहा है। फ्यूचर हमेशा जो भी बैंक्स हैं वो रहेंगे, बैंक्स कहीं नहीं जा रहे। बैंक्स आप देखो आपको कौन से अच्छे लग रहे हैं, आप यूथ हो, यूथ के हिसाब से आपको क्या लगता है कौन सी सर्विसेज अच्छे दे रहे हैं, इंटरेस्ट रेट किसके अच्छे हैं, टीम किसकी अच्छी है, तो बैंक्स में इन्वेस्ट करो। बड़ी कंपनीज, लार्ज कैप, निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनीज उठाओ, सबके स्टॉक्स लेना शुरू करो धीरे धीरे करके। ज़्यादा हो, महंगा हो, सस्ता हो, मत दिमाग लगाओ, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है। आज सस्ता है महंगा है मत देखो, जो रेट मिल रहा है ले लो। टॉप 50 कंपनीज निफ्टी 50 की आपको लेनी है। इसके बाद आपको एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ETF। ETF आपको लेने हैं 3 से 4 तरीके के। टॉप 100 कंपनीज का ETF, टॉप 50 कंपनीज का ETF, निफ्टी 50 जिसको बोलते हैं, टॉप 500 कंपनीज का ETF, टॉप बैंक्स का ETF, गोल्ड ETF, ये सब आप ETF के अंदर इन्वेस्ट करो। धीरे धीरे करके जब आप ये कॉर्पस बिल्ड करोगे, मैंने खुद महीने का तो मैं नहीं बोलूँगा, बट मैंने साल का 18 से 29% निकाला है और रेगुलरली निकाला है, कभी भी मेरा कम नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट। 18 से 29% मैंने खुद बनाया है। जो सबसे बड़ी यूएस की क्वांट फर्म्स हैं वो 39% बनाती हैं। हम लोग अगर अपने आप 18 से 20%, 25% बना रहे हैं, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। बट ध्यान रहे कि अब आपको गोल्ड में 40% इन्वेस्ट करना है, और गोल्ड में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वो 40% गोल्ड ETF के थ्रू करना है। गोल्ड फिजिकल बाय नहीं करना है। फिजिकल गोल्ड बाय करना इज़ नॉट एन ऑप्शन, बहुत उसका एक अलग टॉपिक है, वो एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं है। मेकिंग चार्जेस, टैक्सेशन, संभालने की प्रॉब्लम, चोरी की दिक्कत, मिलावट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो गोल्ड ETF के अंदर आपको बाय करना है, जो मैंने आपको बताया, वो भी आएगा स्टॉक्स के अंदर ही, बट वो होगा गोल्ड। सो ये इन्वेस्टमेंट रहेगी। ठीक है। तो जैसे कि एक मिडिल क्लास पर्सन होता है, उसको इतनी नॉलेज नहीं होती इन्वेस्टमेंट्स की, और वो चाहते हैं इन्वेस्टमेंट्स को सीखना, लेकिन वही है कि वो अपने जॉब के अंदर इतना ज़्यादा इंडल्ज होते हैं कि वो उनको टाइम ही नहीं मिलता कि इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीख पाए या किसी के बारे में जान पाए। तो आपने अपने एंड पे
आप इतना ज़्यादा कैसे सीख पाए इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, और इतना आपको नॉलेज है, आज हम यहाँ बैठ के लोगों को इसके बारे में आप बता पा रहे हो, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? एक्चुअली क्या है, अगर आप फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं हो तो आप कभी रिच तो बन ही नहीं सकते हो। आप ज़्यादा पैसे तो कमा भी लोगे तो संभाल नहीं पाओगे आप। अगर आप पैसा आज बना रहे हो तो ऐसा तो है नहीं आप हमेशा पैसा बनाते रहोगे। अप्स डाउन्स तो सबकी लाइफ में आते हैं, बट आप डाउन्स के टाइम में अपने आप को कैसे मैनेज करते हो वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है, ये एक ऐसा कोर स्किल है जो हर रिच आदमी को आता ही होगा। इफ़ यू आर नॉट फाइनेंशियली लिटरेट, आपका फ्यूचर में कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है। आप, आई एम सॉरी टू से, बट आपकी स्टेबिलिटी ही नहीं है लाइफ में। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब आपको आना पड़ेगा ही, इसमें आप पीछे रह ही नहीं सकते। ये कोई ऐसा शौक का टॉपिक नहीं है कि शौक के लिए पढ़ता है आदमी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ नेसेसिटी। जैसे गाड़ी चलानी आनी चाहिए, स्कूटी चलानी आनी चाहिए, ऐसे फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको अपने फाइनेंसेस मैनेज तो खुद ही करने पड़ेंगे ना, कोई और आके तो करेगा नहीं। और आप किसी को दे भी दोगे तो नहीं बनता पैसा। यू हैव टू मैनेज इट योरसेल्फ। ओके, तो कुछ ऐसी बुक्स आप रिकमेंड कर सकते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को, या फिर जो जॉब पर्सन अभी अभी बिल्कुल जिन्होंने जॉब करना स्टार्ट करा है? क्योंकि जब भी एक, फॉर एग्जांपल अगर मैं भी जब जॉब स्टार्ट करी थी, तो हम लोगों के माइंड में जब फर्स्ट टाइम मनी आता था, तो हम लोगों को लगता था कि चलो पैसे आ गए एंड लेट्स डू सम फन, आओ इधर चलते हैं उधर चलते हैं। एंड हम लोगों के माइंड में ना, जब तभी ये चीज़ स्ट्राइक करती थी जब हमारे पैसे ख़त्म हो जाते थे, और सैलरी आने से पहले ही हमारे पैसे ख़त्म हो गए, तब हमें माइंड में एकदम से एक चीज़ स्ट्राइक होती थी कि यार हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। हमारे मतलब फैमिली कह रही थी, पेरेंट्स कहते थे कि कुछ पैसे निकाल के कहीं पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करो, ठीक है, बट लोग नहीं करते। तो कुछ ऐसी बुक्स आप हमें रिकमेंड करिए, हम लोगों को रिकमेंड करिए, जिससे कि वो पढ़ें, और पढ़ने के बाद उनको थोड़ा बहुत सेंस आना स्टार्ट हो जाए फाइनेंशियल लिटरेसी का, जैसे कि वो अपनी लाइफ के अंदर वो डाउनफॉल आ भी रहा है ना, तो उसको सस्टेन कर पाए। एक्चुअल में क्या होता है कि बुक्स तो मैं आपको बहुत सारी बता दूंगा, काफ़ी सारी बुक्स हैं, बट स्टार्टिंग में ना थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें होनी चाहिए। और बुक्स सबके लिए नहीं बनी, कोई 5% लोग ही बुक से पढ़ते हैं। आपके पास इस समय यूट्यूब है, और यूट्यूब पे हैं डॉक्यूमेंट्रीज एंड ऑटोबायोग्राफीज़ की ऑडियो बुक। तो आप ऑटोबायोग्राफीज़ की ऑडियो बुक सुनो, जैसे वॉरेन बुफे की, राकेश झुनझुनवाला की, ठीक है, रिच डैड पुअर डैड ऑडियो बुक सुनो आप, रॉबर्ट कियोसाकी हैं उनको। और जो भी आपको लग रहा है ना, ऑडियो बुक्स हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, लाइफ स्टोरीज़ हैं बहुत बड़े इन्वेस्टर्स की, उससे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। आपका एक माइंडसेट डेवलप हो जाएगा, आपको सीखना नहीं पड़ेगा, आपके अंदर वो चीज़ रम जाएगी, आपको सब कुछ अपने आप आ जाएगा। तो ऑडियो बुक्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जितना ज़्यादा हो सकता है ऑडियो बुक्स को पढ़ो, और उसके बाद म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, ईटीएफ क्या है, इंडेक्स फंड क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे चलती है, स्टॉक्स क्या होते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, ये सब क्वेश्चंस को नोट डाउन करके इनके ऊपर वीडियोस देखो। आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मज़े का टॉपिक है ये। और साथ के साथ आपके अंदर चली जाएगी, आपको सीखना नहीं पड़ेगा। जब हम बुक्स पढ़ेंगे ना, इतनी ज़्यादा वो चीज़ हमारे अंदर नहीं जा पाती, क्योंकि हम एक एवरेज पर्सन है। जो ब्रिलियंट लोग होते हैं उन्हें ऑलरेडी सब कुछ आता होता है, बुक्स उनके लिए बनी है। हम लोग तो ऑडियोज़ और वीडियोज़ के थ्रू ही पढ़ सकते हैं। राइट, क्योंकि मैंने भी बहुत बार ट्राई करा है अपने एंड पे। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक है, और मैं वो बहुत पढ़ता था, ठीक है। देखो वही चीज़ है कि हर एक पर्सन के लिए बुक नहीं बनी, तो मैंने उसे पढ़ा तो बहुत बार है, बट उसमें से कभी वो जो उसका कोर है वो मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने सेम वही ऑडियो बुक पढ़ना स्टार्ट करा, सुनना स्टार्ट करा, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई। और जो ऑडियो बुक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होती हैं। वो एक समरी टाइप के लिए काम करती हैं, जिसके जिसको जो भी पर्सन अगर चाहता है, फॉर एग्जांपल जिसको अगर किसी की ऑटोबायोग्राफी है वो देखनी है, तो ऑडियो बुक के फॉर्म में अगर सुन लेता है तो उसे याद रहती है, रिटेन रहती है। और एक तो ऑडियो विजुअल आ रहा होता है, फिर थोड़ी बहुत वीडियोस होती हैं, कैप्शन लिखे आ रहे होते हैं, तो 3-4 तरीके से हमारे अंदर जा रही होती है। राइट राइट, सो ठीक है, तो ये जो है ऑडियो बुक्स, इस सब के बारे में तो आपने बता दिया। हम मैकडॉनल्ड्स की ऑडियो बुक, मैकडॉनल्ड्स कैसे बना, स्टारबक्स कैसे बना, फोर्ड वर्सेस शेल्बी एक मूवी है वो देखो आप,
वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट एक मूवी है, वो देखो। देन उसके बाद बेकहम के ऊपर एक मूवी है, वो देख सकते हो आप। उसके बाद है लैम्बोर्गिनी वर्सेस फरारी, वो मूवी देखो। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक बुक है, उसके ऊपर समरी सुनो, बुक मत पढ़ो, बहुत बोरिंग है, बट इट इज़ यूज़फुल। देन आप सबसे अच्छी ओपरा विनफ्रे, ठीक है, रॉजर फेडरर। जब आप इन लोगों को सुनोगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि एक ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है। अभी तक आप नॉर्मल चल रहे थे, फिर आप एक ब्रिलियंट इंसान बन के आप काम करोगे। बस आपको सिर्फ सुनना है, आपके अंदर चेंजेस नहीं लाने, चेंजेस आपके अंदर अपने आप आ जाएंगे। ओके, राइट। सो अभी हमने बात करी स्टूडेंट्स को अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, या जॉब वालों की बात राइट, करेगी। और फिर हमने जॉब वालों की बात करी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा बिजनेस पर्सन के बारे में, क्योंकि 90% के बिजनेस पर्सन होते हैं वो फाइनेंशियल लिटरेसी उनकी काफ़ी हाई होती है, और उसमें से चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनका जो माइंडसेट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और वो रिच का जो माइंडसेट होता है ना बिल्कुल उसको फॉलो करते हैं। तो उनमें ऐसा डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि पढ़ते तो वो हमारे साथ ही हैं। करेक्ट। उनको थोड़ा फाइनेंशियल लिटरेसी बचपन से आई होती है, क्योंकि उन्होंने फैमिली में देखा होता है कि कंजूसी कैसे करनी है। कंजूसी फाइनेंशियल लिटरेसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितने बड़े आप कंजूस होगे, आप खर्चने में सोचोगे, उतना ज़्यादा आपके पास सेविंग्स होंगी। सिंपल। देखने में ये चीज़ बेकार लगती है, बट है बड़ी कारगर। तो जितने भी बड़े से बड़े लोग होंगे ना, वो एक एक पैसा बचाने के सोचते हैं। लग्जरी खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं, बट वहाँ पे भी वो लग्जरी कम प्राइस में मिल सके उसकी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर ये चीज़ खून में होती है। दूसरी चीज़ उन्होंने देखी होती है कि उनके जो फैमिली है, उन्होंने कैसे वेल्थ क्रिएशन करी है, तो उनके सामने एक सेट एग्जाम्पल होता है। फिर बचपन से उनको साथ के साथ पेरेंट्स सिखाते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कैसे करनी चाहिए, कंपाउंडिंग क्या होती है। उन्होंने रिश्तेदारों ने पैसा कैसे बनाया, उनकी प्रॉपर्टी इतने की ली थी, कितने की हो गई, प्रॉपर्टी कैसे लेनी चाहिए, प्रॉपर्टी कहाँ लेनी चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, गोल्ड उन्होंने लिया था या उन्होंने दादाजी ने पीपीएफ में पैसे डाले थे, पीपीएफ के पैसे कितने हो गए। तो ये सब चीज़ें उन्हें बचपन से साथ में मिलती, जो एक नॉर्मल फैमिली में नहीं मिल पाती। राइट, एनवायरनमेंट और बेसिक नॉलेज नहीं मिल पाती। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आता है जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो उसमें एक टर्म आती है SIP, SWP। ये क्या होती है? देखो, एसआईपी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट करने को कहा है वो लमसम नहीं है। लमसम का मतलब एक साथ सारे पैसे डाल देना। एसआईपी का मतलब है आपने लगा के छोड़ दिए इन इन चीज़ों के अंदर, और वो हर महीने किसी एक पर्टिकुलर डेट पे पैसा कट जाएगा। और एक आपको मैं बहुत हैक देता हूँ, जब भी आप एसआईपी लगाओ तो 21 से लेके 30th के बीच में लगाओ। आपको जब आपका लास्ट में आप पैसा निकालोगे तो 2 से 3% का रिटर्न का एक्स्ट्रा मिलेगी आपको, अगर आप एसआईपी 20 से 28 तारीख के बीच में कर रहे हो। इस टाइम में मोस्टली म्यूचुअल फंड्स के प्राइजेस कम होते हैं, क्योंकि लोग पैसा निकाल लेते हैं, लोगों की सैलरीज ख़त्म होने लगती हैं इसीलिए। और आप लोग भी एसआईपी इस समय करना मुश्किल होता है, क्योंकि हम सब लोगों की सैलरीज उस समय ख़त्म होने लगती हैं। तो अगर आप इस समय एसआईपी लगाते हो अपने अकाउंट से, तो आप एक्स्ट्रा रिटर्न्स बना सकते हो। तो एसआईपी ही मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में लमसम करो, बट उसके बाद एसआईपी लगा दो आप। ओके, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ SWP? फुल फॉर्म बताइए क्या होती है वो तो मुझे भी नहीं पता। मत पूछ, छोड़। वही है, एसडब्ल्यूपी स्टॉक्स की होती है, एसआईपी उसकी होती है। ओके, ठीक है। और ओके, सो ऐसी 3 मिस्टेक्स आप मेरे को हाईलाइट करके बताओ कि इन्वेस्टमेंट के टाइम पे नहीं करनी चाहिए, लोग जो करते हैं। सबसे पहले मिस्टेक लोग ये करते हैं कि अपना फ़ोन रेगुलरली चेक करते हैं, कितने हो गए पैसे। हर महीने चेक करना, 2 महीने चेक करना। एक्चुअली आपको उस ऐप में कोई ख़तरनाक पासवर्ड लगा के ना, उसको ऐप को डिलीट कर देना चाहिए, ताकि अगली बार एक तो आपको पासवर्ड ही ना याद रहे और एसआईपी कटती रहे। क्योंकि जितनी बारी आप चेक करोगे, ह्यूमन साइकोलॉजी आपको उसको बेचने में मजबूर कर देगी, या फिर आपके जब पैसे घटे होंगे तो आप एसआईपी रोक दोगे। आप डर जाओगे कि नहीं यार, ये प्लान गलत था, यहाँ पैसा नहीं बनेगा। तो ये ऐप को रेगुलरली नहीं देखना चाहिए। ऐप का पासवर्ड टफ रख के ऐप डिलीट कर देना चाहिए, ताकि आप रीसेट करने में आलस आए आपको, उसको दूर रखना चाहिए। सेकंड,
जब मार्केट डाउन होती है, आपको लोग बताते हैं मार्केट इतने पॉइंट डाउन हो गई, आप तुरंत घर जाके सबसे पहला काम ये करोगे कि लैपटॉप खोल के आप चेक करोगे आपके पोर्टफोलियो में कितना, और आपको रेड रेड दिखेगा, सब कुछ आपको दिखेगा। आज के दिन में आपके -40,000 पे हो, आपको काफ़ी दर्द होगा, मतलब आपको काफ़ी टेंशन होगी। जो एक इन्वेस्टर माइंडसेट होता है, जो मेरी थी आपकी तरह होगा, वो क्या करेगा, उसने उस टाइम के लिए पैसे रखे होंगे एक्स्ट्रा कि 1 लाख 2 लाख मैं तो रखता हूँ अपने पास, और जब मार्केट ऐसा बहुत बड़ा मूव देती है डाउन साइड, मैं पैसे उस दिन और डालता हूँ। तो जब सस्ता मिल रहा है तो ख़रीदना है ना। पता है हमारे इंडिया की इकोनॉमी में आपने सब अच्छी जगह पैसा डाला हुआ है और मार्केट डाउन गई है, तो पैसा डालेंगे, निकालेंगे थोड़ी, जो है वो पड़ा रहने दो, और डालेंगे, और गिरेगी और डालो, डालते रहो, क्योंकि 2 4 5 साल के लिए डाउन रहेगा, कोई बात नहीं, जब 5 साल बाद उठेगा तो पहले जहाँ मार्केट थी उससे भी ऊपर जाएगी। ऑन एन एवरेज आपको 15% रिटर्न मिलेगा, बट पहले 5 साल में शायद ना मिले, हो सकता है -30 हो। आपने 1 लाख रुपए लगाए थे, हो सकता है वो 70,000 हो गए। 5 साल बाद भी आप कह रहे हो, मैंने बोला था गुनीत ने कि वो तो 1,18,000 हो जाएंगे, लेकिन वो तो 70,000 हो गए, ये तो बेवकूफ़ बन गया मेरा। बट ऐसा नहीं है, ये 18% रिटर्न या ये 20% रिटर्न आपको मिलेगी जब आप 15 साल सेव करोगे, हर साल के हिसाब से। हर साल के हिसाब से 18% रिटर्न का मतलब कंपाउंडिंग के थ्रू आप कैलकुलेट करो अपने आप, और ये कॉर्पस देखो कहाँ पहुँचता है। कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं, आप लोग ज़रूर अगर आप बताना। SIP कर रहे हो 10,000 रुपीज़ अ मंथ, यानी 1,20,000 रुपये साल का, 10 साल तक आपने करा, ये आपके हो गए 12 लाख। अब 12 लाख पे आप सोच रहे हो कि 10 साल बाद मैंने चेक करा और उन्होंने बोला था कि मुझे 18% के हिसाब से कंपाउंड होगा, और यहाँ पे आपको 12 लाख की जगह मिल रहे हैं अभी 10 लाख, आपके 2 लाख आप लॉस में चल रहे हो। तो डरना नहीं है, क्योंकि जब 15 साल होंगे तो ये कंपाउंड करके करोड़ में पैसे होंगे आपके पास, क्योंकि वो जो है ना, मार्केट अपने आप को कवर अप कर लेगी। हो सकता है वो लास्ट के 5 साल में करे या लास्ट के 2 साल में करे, हो सकता है 7 साल में करे, 4 साल में करे, मार्केट अपने आप को कवर करके आपको वही रिटर्न देगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको 15 साल से पहले मार्केट से बाहर नहीं निकलना। आप 12 साल में निकल गए तो भी प्रॉब्लम है, 10 साल में निकल गए तो भी, 7 साल में, 5 साल में आपको रिटर्न नहीं मिलेगी। आजकल इंडियन मार्केट है, इसमें मिल रही है, क्योंकि हम अब ग्रोइंग डेवलपिंग नेशन है और बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, यूथ है हमारे पास सबसे ज़्यादा, एज ग्रुप जो एवरेज है वो यूथ का है। बट लॉन्ग टर्म के लिए लाइफ इज़ नॉट अ रेस, इट्स अ मैराथन। इसमें बहुत समय लगता है, और जब आप बड़े हो जाओगे, आप मेरी बात याद रखना, हो सकता है 10 साल तक मार्केट फ्लैट रहे या लॉस में रहे, लेकिन जब 15 साल होंगे तो आपको जो वो कॉर्पस मिलना चाहिए वो मिलेगा। देखो अभी हमने चेक करा है कि अगर आपने 15 ईयर्स तक 10,000 रुपीज़ अ मंथ इन्वेस्ट करा और 18% रिटर्न बनाया, जो बहुत ईजिली बन जाता है अगर आप 15 साल रुकते हो, ज़्यादा भी बनता है। आप सोचते हो 12-13 बनता है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता, मैं आपको बता रहा हूँ कि बनता है, और अगर आप 15 साल रुकोगे तो बनेगा, 10 साल रुकोगे शायद ना बने, 15 साल में 100% बनेगा। आपके पास 15 साल बाद 92,30,000 होंगे 12 लाख के। पहली बात, आपने 10,000 करके इन्वेस्ट करा, आपके ऊपर इतना जोर भी नहीं पड़ा। सोचिए अगर आप हमेशा तो 10,000 नहीं करोगे, बढ़ाओगे भी, हमेशा 10,000 तो नहीं करोगे, आज आपकी सैलरी 10,000 है, ऑन एन एवरेज अगर आपने, आपका जो इन्वेस्टमेंट पहुंच गया 20,000 ऑन एन एवरेज, क्योंकि कभी 40 भी करोगे आप लास्ट के टाइम में, लास्ट के 5 साल, कभी 30, तो एवरेज हम 20 का लगा लेते हैं, 15 साल ड्यूरेशन, एक्सपेक्टेड रिटर्न अगेन 18% हम कर लेते हैं, यहाँ पे बनते हैं 1,86,00,000। आपने पहले कितने इन्वेस्ट करे थे? 10,000, 10,000 कितना बना था? 92 lakhs। और अब डबल हो गया, क्योंकि आपने अभी आपने लगाए सिर्फ 24 लाख हैं, लेकिन 24 लाख लगाने से आपकी वो कितनी डबल हो गई। और अगर आप SIP के अंदर ऑन एन एवरेज हर ईयर थोड़ा सा इंक्रीमेंट करेंगे, तो ये 1,94,000 मैं अपनी लाइफ में करता हूँ इस चीज़ को, और मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े लोगों को, ये 4 करोड़ तक बन जाएगा। आपको सिर्फ ऐसा करना है कि हर साल आपको 5,000 बढ़ाना है,
जैसे आप 10 करते थे तो 15, 15 से 20, 20 से 25 हर साल। नहीं बढ़ा पा रहे, 2000 बढ़ा दो। पहले 10 करते थे, 12 करो, 12 से 15 करो। 4 से 5 करोड़ रुपए आपके पास आराम से होंगे, और आज के टाइम में भी 4-5 करोड़ बहुत होते हैं, और 15 साल बाद भी बहुत होंगे। इन्फ्लेशन लगाने के बाद भी ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। एंड 18% में मिनिमम बता रहा हूँ। मैंने खराब मार्केट सिचुएशन में 15 साल में 30% बनते हुए देखा है। और जब आप 30% कंपाउंडेड रेट देखोगे ना, मैं कैलकुलेट नहीं करके बता रहा, आपके होश उड़ जाएंगे। मैं कैलकुलेट नहीं करके बता रहा आपको, क्योंकि आपको अनबिलीवेबल लगेगा। आप अपने आप करके देखना, SIP CAGR कैलकुलेटर डालना ब्राउज़र में, और वहाँ पे 30% या 29% रिटर्न लगा के 20,000 को 15 ईयर्स के लिए करके देखना, और अमाउंट चेक करना। आपको बिलीव नहीं होगा कि इतना पैसा बन सकता है। और वेल्थ, ये 30-30 हज़ार सैलरी या 50,000, 1 लाख सैलरी कमा के इतने करोड़ों रुपए कोई नहीं बना सकता। आप आज सोचते हो कि आप सेविंग्स कर लोगे या गोल्ड खरीद लोगे या फिर प्रॉपर्टी ले लोगे और आपके इतने पैसे बन जाएंगे, एक साथ नहीं बनेंगे। आपको कुछ ऐसा तो चाहिए जो लॉन्ग टर्म में आप सेविंग करके इतना पैसा बनाओ। आप प्रॉपर्टी में भी देखते हो, लोग पैसा डालते हैं, 25 साल बाद जाके इतने बड़े पैसे बनते हैं। अगर आपने उतने पैसे स्टॉक्स में डाले होते, प्रॉपर्टी बीट नहीं कर सकती कभी स्टॉक्स को, कभी बीट नहीं कर सकती। बट प्रॉपर्टी की बेस्ट बात पता है क्या है? प्रॉपर्टी में पैसा डाल दिया, वो बिकती नहीं है। आप जब बेचने जाओगे, फाउंडर वो आपको मिलेगा नहीं कोई खरीदार। फिर जो आप पैसे मांग रहे होगे वो पैसा नहीं मिलेगा। फिर आपको लगता है कि यही तो एक एसेट है मेरे पास, बच्चों के लिए रख देता हूँ। ये प्रॉपर्टी की बेस्ट बात है। यहाँ पे आपके पास बटन है, आप बेच देते हो। इसलिए प्रॉपर्टी में पैसा बनता है लोगों का, स्टॉक्स में नहीं बनता। अदरवाइज स्टॉक में अगर इतना रखा होता तो डबल होता। अगर किसी की 2 लाख की खरीदी हुई प्रॉपर्टी आप देखते हो कि 2 करोड़ की हो गई, सबकी हुई है। सबके दादाजी ने खरीदी होगी, 2 लाख की खरीदी थी, 2 करोड़ की हो गई, सबकी हुई है। अगर उस जमाने में 2 लाख रुपए स्टॉक्स में कोई ने लगाए होते तो आज 20 करोड़ होते। 100%, 10 टाइम्स ज़्यादा रिटर्न देते हैं स्टॉक्स। बट वही है ना बात की, इसको संभाल के रखना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए माइंड सेट स्ट्रॉन्ग अब तो चाहिए। UPI आ गया है, तो लोगों के हाथ में अब वैसे भी जो होता है ना, खुशी मस्ती है, कुछ करना है। बट समझदार आदमी नहीं करता। ये वीक माइंड्स का जो क्या बोलते हैं इसको, कौन सी बाइंग होती है, ये वाली बाइंग जो होती है, इम्पल्सिव बाइंग, ये स्मार्ट स्मार्ट लोग नहीं करते। इलिटरेट लोगों का काम है बैठे हुए ऑनलाइन ज़बरदस्ती शॉपिंग करना, रोज़ नए प्रोडक्ट्स मंगाना, ये इलिटरेसी है। समझदार आदमी जो सेविंग्स करता है, उसको एक एक पैसे का पता है कि मैं क्यों निकालूं पैसे, मैं सेव करूंगा, क्योंकि ये कंपाउंड होके कहाँ पहुँचेंगे। आप 500 रुपये एक्स्ट्रा महीने का डालने लग गए, अगर आप देखो ना कहाँ रिटर्न आएगी आपकी। तो इसलिए समझदार आदमी नहीं करता। अगर आप कर रहे हो तो फिर आपको पता है आप कौन हो। ओके, तो जैसे हमने अभी SIP के बारे में बात करी और आपने काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया, और अब मैं जानना चाहता हूँ, बहुत से लोग FDs वगैरह भी करते हैं, तो ये FDs और SIP में दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, FDs फिक्स्ड डिपॉजिट है। FDs के अंदर रिटर्न्स फिक्स्ड होते हैं। जैसे स्टॉक्स के अंदर आपके 1 लाख आपने लगाए थे, वो 70,000 भी दिख सकते हैं, हो सकता है 50 भी दिख रहे हो। यानी जब तक आप बेचोगे नहीं, हालांकि वो आपका लॉस बुक नहीं हुआ, बट 50,000 हो गए, आपके पैसे आधे हो गए। FD में ऐसा नहीं होता। FD में फिक्स रिटर्न होती है 7%, 8%, वही आपको मिलेगी। अब तो 5-6% रह गई। तो पहले ज़माने में FD अच्छा ऑप्शन था, ज़्यादा रिटर्न्स मिलती थी, इंडिया का इंटरेस्ट रेट अच्छा था। बट अब इंटरेस्ट रेट ख़राब हो गया है, तो अब बैंक्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब इंटरेस्ट रेट मिल रहा है गवर्नमेंट की वजह से। तो FDs इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, PPF इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। बट अगर आपको लगता है आप इम्पल्सिव बायर हो, आप नहीं संभाल सकते, तो भाई PPF इज़ द वे टू गो। बॉन्ड्स इज़ द वे टू गो। आप, क्योंकि उसके अंदर मैच्योरिटी का प्रॉब्लम है, फिर बैंक इतनी जल्दी लिक्विडेट नहीं करते, तो वो आपको लगेगा अरे पैसा कौन चेक करेगा, तो वो आपके लिए वही सही है। अगर ज़्यादा पैसा आपको बनाना है तो फिर स्टॉक्स में जाना पड़ेगा, और सबसे पहले अपने माइंड को पढ़ाना पड़ेगा। ओके, एंड इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे मैंने सुना है कि लाइफ इंश्योरेंस भी ले लेते हैं बहुत सारे लोग, टर्म प्लान ये होते हैं। राइट? तो उसका क्या रोल होता है? देखो, ये एक अलग टॉपिक है, बट सबसे हॉरिफिक चीज़ है, टर्म प्लान्स कभी नहीं लेने चाहिए। आपको यूलिप्स वगैरह से बच के रहना चाहिए। आपको लेना चाहिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कुछ एग्जांपल्स और एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में जिसको आपको कैशलेस इंश्योरेंस मिलता हो, आप कभी भी कैसा भी इलाज करा सकते हो, कितना भी महंगा।
कैशलेस, एक आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, एक आपका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, आपको कुछ हो जाए तो आपके घर वालों को पैसे मिल जाए, दैट्स इट। LIC। हाँ, कुछ भी चलेगा, मतलब LIC तो एक ब्रांड है, देखो LIC ने इतना नाम कर लिया कि हम इंश्योरेंस को LIC के नाम से जानते हैं। तो ये किसी का भी हो सकता है, बट एक लाइफ इंश्योरेंस अच्छी और एक हेल्थ इंश्योरेंस, इसके अलावा यूलिप टर्म प्लान भाई नहीं है, सब स्कैम है। ओके। हालांकि मेरे घर वालों ने भी करे हुए हैं, बट मैं किसी को रोक नहीं सकता हूँ, तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही ख़राब चीज़ है। उससे अच्छा वो आपको बताएंगे कि 10 साल में इतना बन जाएगा, बेटी की जब आपकी 18 की हो जाएगी तो इतने पैसे मिलेंगे, सोचिए, उसको भी लगेगा, आपको मोटिवेट कर देते हैं, बट वो ख़राब चीज़ है। अच्छा, कोई पर्सन अगर लोन बहुत ज़्यादा ले चुका है, डेप्ट में है, तो उसको पहले उसे क्लियर करना चाहिए या फिर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए? देखो, अगर लोन लिया हुआ है तो किसी भी हाल में लोन में सेटलमेंट नहीं करना चाहिए। सेटलमेंट करना सबसे ख़राब चीज़ है। उसके बाद आपको कभी लोन नहीं मिलता, आपको कोई गाड़ी घर कुछ नहीं देने देगा। तो सेटलमेंट तो नहीं करना चाहिए, बट धीरे धीरे कैसे भी करके लोन क्लियर करना चाहिए। लोन डेट से बचने के लिए दोबारा लोन नहीं लेना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट करने का नहीं सोचना चाहिए, पहले लोन क्लियर करना चाहिए बिना सोचे समझे। और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि जितना टाइम आप रुकोगे उसके ऊपर इंटरेस्ट और ज़्यादा लगता जाएगा। और CAGR की हमने बात करी थी, वो मैं आपको बता दूँ, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होती है। उसमें ये इतना पैसा कैसे बन रहा है, 12 लाख का 80 लाख कैसे बन गया, या 92 लाख बोला था, कैसे बन गया, आपने कैसे सोचा? एक्चुअल में क्या होता है, अगर आपको नहीं पता मैं बता देता हूँ। CAGR होता है कि आपने पहले महीने 10,000 डाले, उसके ऊपर कुछ रिटर्न बना, देन फिर आपने 10,000 डाले, उसके ऊपर कुछ रिटर्न बना, तो हर जो रिटर्न बन रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट आपका जो जुड़ता है उसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। नॉर्मली जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कैसा होता है, आपने 1 लाख इन्वेस्ट करे, आपने 18% कमाए, आपने 18,000 रुपये निकाल लिए, दोबारा आपके 1 लाख रुपये खड़े हो गए। आपने दोबारा 18% कमाए, आपने फिर 1 लाख रुपये खड़े हो गए, आपने 18,000 फिर निकाल लिए। कंपाउंड तब होता है जब आप 1,18,000 के ऊपर दोबारा इंटरेस्ट कमाते हो, फिर कंपाउंडिंग अपना कमाल दिखाती है। कंपाउंडिंग इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए नहीं बोला जाता, इसलिए बोला जाता है क्योंकि कंपाउंडिंग क्या फिगर्स बना देती है वो हमारा माइंड इमेजिन नहीं कर पाता कि इतने पैसे से इतना पैसा कैसे बन सकता है। राइट। और इसके ऊपर एक बहुत मतलब कंपाउंडिंग पे मैंने एक वीडियो भी देखी थी, आई थिंक चाणक्य की वीडियो थी। सो जिसके अंदर वो एक राजा के सामने एक राइस, राइस को रखता है और उसको कहता है डबल करके आप एक उनके पास एक बहुत ही गरीब आदमी आता है बट बड़ा समझदार होता है, तो वो कहता है, चाणक्य अकबर के पास आता है या बीरबल ऐसा कुछ है, तो किसी राजा के पास आता है, तो वो कहता है कि मांग क्या मांगना है, तो वो कहता है मुझे कुछ नहीं, ये चेस रखी है, चेस के पहले खाने में 1 दाना डालो, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, डबल करते रहो। और उसको डबल करते हो, ये चेस का पूरा। उन्होंने कहा इतनी छोटी बात, मैंने कहा इनकी जो है ये पूरी करी जाए मनोकामना। बट वो कंपाउंडिंग में उनके पूरे कंट्री का अनाज भी चला जाता, तो भी वो चेस का जो बोर्ड था उसके अकॉर्डिंगली वो डबल नहीं कर सकते थे। सो दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। राइट, तो करना चाहिए। भले ही SIP करो, कुछ भी करो, लेकिन कंपाउंडिंग करना बहुत ज़रूरी है अपने पैसे को बढ़ाना। और जितने ज़्यादा पैसे बढ़ाओगे कंपाउंडिंग उतनी तेज़ी से बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा और जितने लंबे समय तक रुकोगे उतनी ज़्यादा। अभी आपने 15 साल देखा था, अगर आप 15 साल की जगह 20 साल में ये पैसा निकालते तो कितना निकलता, कुछ और ही फिगर होता। कितना होता, कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर ये पैसा हमने जो 15 साल में निकाला था, अगर हम इसे 20 साल में निकालते हैं, ये ऊपर इसको 20,000 निकाला था ना, और ये 18% रेट ऑफ रिटर्न है, और हम इसकी एज कर देते हैं टेन्योर 20 ईयर्स। अब ये 4 करोड़ 78 लाख हो गया। पहले कितना आया था? 1 करोड़। 1 करोड़ 60 लाख आया था ना 20,000 में। राइट। 1 करोड़ 60, आपने 5 साल रुका और उसका डबल से भी ज़्यादा, 1 करोड़ 60 लाख का मतलब 320 हो गया ना, 320 से ज़्यादा आपको 480 मिल रहे हैं। आपने अब 20 की जगह अगर ये 20 सालों के अंदर
25,000 करे होंगे, क्योंकि अब आपने आखिरी 5 साल है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाई भी होगी। रिटर्न 18 ही करी हुई है हमने। अब आप देखोगे तो ये इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी 6 करोड़। 6 करोड़ रिटर्न हो गई 25,000 रुपये से। लेकिन अब आपने कितने साल करा? 20 साल सेव करा। आप सोचो, अभी आप 20 साल के हो। 40 साल की उम्र कोई बड़ी नहीं होती। 40 साल की उम्र तक, और आप याद करो, अगर आप आज 10,000 कर रहे हो, 10 साल बाद आप बहुत बड़े आदमी होगे ऑब्वियसली, क्योंकि आप जॉब करोगे। 15 साल बाद आप इतना कैपेबल होगे कि आप 1 लाख रुपए महीना भी सेव कर सकते हो। बट अगर आप आज से सेव कर रहे हो और उसके अंदर वो 1 लाख जुड़ेंगे, तो वैल्यू सोचो कहाँ जाएगी। अगर आप तभी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करोगे तो कुछ नहीं बनेगा। राइट। तो कितने लंबे समय से आप कर रहे हो, कितना कॉर्पस बिल्ड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा बना सकते हो। अच्छा, तभी हम देखते हैं कि बहुत से जॉब करते हैं लोग, उनके पास एक अच्छा मनी का बैकअप बड़ा अच्छा होता है। मैंने बहुत से ऐसे, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं एंड उनके फादर्स ने ऐसे ही कुछ करा होगा आई थिंक, जिससे कि उनकी फाइनेंशियल वो एक तरह से वो बनिया ही है। जो मेरा फ्रेंड है, ठीक है, तो वो अपने पैसे निकालते नहीं है, वो पैसे मतलब कहीं भी खर्च नहीं करते, ठीक है, पहले तो माइंडसेट उनका वैसा है। एंड सेकंड चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट आती है कि उनके पास कभी भी जब भी देखो ना, तो वो कोई ना कोई चीज़ में इन्वेस्ट ही कर रहे होते हैं। सो ये एक अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल। ये जो किसी के पास भी अगर वेल्थ क्रिएशन हुई है तो वो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग करके ही हुई है। वेल्थ क्रिएशन पॉसिबल ही नहीं है बिना कंपाउंडिंग के। अब वो कंपाउंडिंग प्रॉपर्टी में भी हो सकती है, स्टॉक्स में हो सकती है, गोल्ड में हो सकती है, सिल्वर में हो सकती है, बिजनेस में हो सकती है, फ्रेंड्स एंड फैमिली को लोन दे के हो सकती है। कोई भी तरीका होगा, बट होगी कंपाउंडिंग ही, वरना बड़ी वेल्थ क्रिएशन हो नहीं सकती। सो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, जहाँ पे हमने बात करी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। आपको इसका कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और CAGR किस तरीके से निकालना होता है, SIP करके आप लोग कैसे अपना वेल्थ काउंट कर सकते हो, उसके बारे में आज हमने थोड़ा सा बात करी है। आप लोग उसको ट्राई ज़रूर करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर आपने इसे ट्राई करा तो। और मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में कुछ और नई वैल्यूएबल लर्निंग्स को लेकर। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को।